students, today we are going to start with the second part of our chapter, Refraction of Light in Physics of class 10. Yesterday we had discussed about the distinctions between reflection and refraction, about the two types of refraction that we see, that is from denser to rarer and from rarer to denser. That was the initial part that we had to understand. Now we come on to the principle of reversibility of light. Let us see how the principle of reversibility of light takes us to the concept of refraction. The principle of reversibility of light. Reversibility of light. What it says, let us see. Principle of reversibility of light at the end हम लोग को ये डिराइव करके देगा. कैसे डिराइव होके मिलता है हम लोग को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. ये मुझको यहाँ पे डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. पहले इसको हम लोग समझते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये क्या कहता है? सपोज ये एक मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया, ये रेयर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है, और ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल. नाउ लाइट आएगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, और लाइट को कैसे जाना चाहिए था? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो गई? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम. मैंने कल तुम लोगों को बताया था ये चीज. इसको कुछ नाम दे देते हैं. ए ओ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बी. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर मीडियम एक रे ऑफ लाइट आएगी, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशंस क्या लिख सकते हैं? ये मुझको डिराइव करना ही है, आखिरी में निकल के आएगा. तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग ले लेते हैं. थोड़ा सा स्पेस में इधर से ले लेता हूँ, सो इजिली द डेरिवेशन कैन बी डन. ये रेयर मीडियम और ये डेंसर. रेयर से डेंसर लाइट रे आ रही है. ए ओ हमारी इंसिडेंट लाइट है, एंड ओ बी इज द रिफ्रैक्टेड लाइट. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है? रेयर से डेंसर मीडियम आ रही है, यानी कि बाय द स्नेल्स लॉ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन आर, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इक्वेशन नंबर 1 ये मेरी हो गई. व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, ये उस केस का हो गया. अगर मैं कह दूं, जो अगर लाइट रे बी से मैं स्टार्ट करूं, बी पे मैं सोर्स रखूं, तो लाइट रे कैसे जाएगी? बी से ओ जाएगी और फिर ओ से ए जाएगी. सही है. फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम मैं इस हिसाब से करूंगा कि बी से मैं स्टार्टिंग करता हूं रे की, और जब मैं बी से ए की रे की स्टार्टिंग करूंगा तो लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे आएगी, और उसके बाद में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम में आ रही है, स्पीड अप हो जाएगी, और वो लाइट रे फिर ऐसे निकलेगी. तो उस केस में अगर डेंसर टू रेयर लाइट रे आ रही है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, यानी कि हम 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और 2 में जा रहे हैं. हाँ सॉरी, 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और फर्स्ट में जा रहे हैं. ये हमारा सेकंड मीडियम है और ये हमारा फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, ये हमारा अब जा रहा है. तो ये क्या होगा? साइन, यहाँ के लिए जब डेंसर से रेयर जाएगा तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जब लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी तो ये एंगल क्या बन जाएगा? डेंसर टू रेयर के लिए ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसको मैं नीचे लिखूंगा. सही है. चेंज देखा तुम लोगों ने? आई रेयर टू डेंसर जा रहा था, आई आर था. अब जब डेंसर टू रेयर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ये आर ऊपर आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और ये एंगल क्या बन जाएगा?
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा ये 2। इन दोनों में अगर कोई रिलेशन देख सकते हो, आसानी से रिलेशन दिखता है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल्स है। रेसिप्रोकल्स हैं, तो अगर मैं लिख दूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेसिप्रोकल का सम कितना आएगा हमारा, 1 आएगा प्रोडक्ट। 1 रिफ्रैक्टेड 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहली क्वांटिटी sin i by sin r, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, sin r by sin i, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, बचा कितना 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 था और इसको मैंने नीचे ले भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर मैं लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ नए टर्म्स यहाँ पे सीखेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक में। ओके, लेट अस स्टार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। अगर हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, या मैं कहूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक, दैट मींस द सेम थिंग। दोनों ही केसेस में सेम चीज हो जाती है। तो यहां पे हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। ग्लास ब्लॉक से हम रिफ्रैक्शन करके यहाँ पे देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। एक ग्लास ब्लॉक है, यहाँ पे ग्लास ब्लॉक है, थोड़ा सा थिक ग्लास मैंने ले लिया है। थिक ग्लास ब्लॉक जैसे कि क्लर्क्स के टेबल के पे होता है, एक ग्लास का बड़ा सा ब्लॉक रखते हैं हम लोग, तो इस तरीके से मैंने एक थिक ग्लास ब्लॉक ले लिया यहाँ पे, और मैं देखूंगा यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे जब इस पे एक लाइट मैं डालूंगा, इंसिडेंट करूंगा। मैंने एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट करी, उससे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल बना लेता हूँ। ये नॉर्मल होगी और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ में एंगल कितना बनाया उसने, आई। आई यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे देखो ये एयर है, यहाँ पे ये क्या है, ग्लास, और यहाँ पे फिर से एयर। एयर से पहले लाइट कहाँ जाएगी, ग्लास में, तो ग्लास में जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ये कैसा मीडियम है मेरा, ये रेयर है, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर है। तो डेंसर पे जब लाइट जाएगी तो लाइट विल क्या हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन पहले हम लोग इंसिडेंट रे का पूरा डायरेक्शन देख लें, कैसे उसको जाना था। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो ग्लास ब्लॉक के जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, तो वैसे ही हम देखेंगे इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे क्या हो गई, ये इसको ऐसे जाना था लेकिन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा बन गया। अब यहाँ पे फिर से मैं नॉर्मल बनाऊंगा, फिर से मैंने नॉर्मल बना दिया, और नॉर्मल बनाने के बाद में फिर से यहाँ पे नॉर्मल बन गया, और नॉर्मल बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइट अब डेंसर से कहाँ आ रही है,
फिर से रेयर मीडियम में आ रही है, और जब रेयर मीडियम में आएगी तो लाइट क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल से अवे ये बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट रे क्या हो गई, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई है। अब यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है और एक इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है। दो बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमने देखा। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन था, यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे फिर से एक रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है, ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, ई मैंने लिखा है, ई। ई यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब भी दो रिफ्रैक्शन होते हैं और दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद में जो भी एंगल बनता है एयर में, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो रे निकल रही है तो इसको हम लोग कह देंगे इमर्जेंट रे। वी कॉल दिस रे एज इमर्जेंट रे। इस रे को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। और एक चीज यहां पे हम लोग को ध्यान देने वाली है, इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पैरेलल। ये इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था हमारा और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों दोनों कैसी हैं, पैरेलल। पहला कंक्लूजन यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोनों की दोनों रे कैसी होंगी, पैरेलल है। दोनों रे, ये दोनों की दोनों रे पैरेलल होती है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग नाम देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। The perpendicular distance between the direction of the incident ray and the emergent ray, this perpendicular distance between the two is called as lateral displacement. Lateral displacement. Lateral displacement क्या होता है? The distance between the emergent ray and the direction of incident ray. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, दैट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसके तीन फैक्टर्स यहाँ पे समराइज्ड हैं, डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम, डिपेंडेंस ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द थ्री फैक्टर्स ओवर हियर एंड वी विल बी एबल टू सी कि कैसे इस पे डिपेंड कर रहा है। पहला हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, वो डिपेंड करता है इस पे, that is on the thickness of the medium. Number one factor, lateral displacement and thickness, how they vary. ये thickness किसका है, of glass slab और glass block। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। lateral displacement is directly proportional to the thickness of the glass slab। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो थिकनेस जैसे मैं बढ़ाऊंगा, इसकी थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोर द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक मोर विल द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी ब्लॉक की मेरे, वैसे वैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर, angle of incidence. Lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence. More the angle of incidence, more the lateral displacement will be. Lateral displacement directly proportional है angle of incidence के। जितना ज्यादा angle of incidence होगा, देखो जितना ज्यादा angle of incidence करोगे उतना ज्यादा ये distance create हो जाएगा। जितना ज्यादा angle of incidence उतना ज्यादा ये डिस्टेंस क्रिएट होगा, और उतना ज्यादा डिस्टेंस तो यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड थिंग एंड द इंपॉर्टेंट वन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस सी हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more is the lateral displacement. More the refractive index, lateral displacement is depending on the material of the prism. The material of the prism की property क्या होती है, refractive index। तो जितना ज्यादा refractive index होगा उतना ज्यादा मेरा यहाँ पे lateral displacement हम लोग देखेंगे।
लैटरल मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी यहाँ पे। अब इससे दो इन्फ्रेंस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है यहाँ पे, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, लैम्डा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट। ये हम लोग को चीज मालूम है। कैसे मालूम है? रेड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वॉयलेट लाइट एंड देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट लाइट। अब वेवलेंथ ज्यादा है, अब इसको देखो, ध्यान से देखना इसको। lateral displacement is directly proportional to refractive index, and refractive index हम लोगों ने पीछे सीखा था is inversely proportional to wavelength। जिसका ये ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का ज्यादा है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो इससे हम लोगों ने एक इन्फ्रेंस यहाँ पे ड्रॉ करा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड लाइट इज लेस देन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉयलेट लाइट। कैसे? इससे हम लोगों ने ड्रॉ, वेवलेंथ देखो यहाँ पे इसकी रेड कलर की ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम है। लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट रेड कलर का सबसे कम हो गया और वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो ये सब चीजें हम लोग इससे जानते हैं। जहाँ इस पूरे टॉपिक से हमारा ये डायग्राम पार्ट और दूसरा ये फैक्टर्स वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक यहाँ पे हम लोग को जो शुरू करना है दैट इज द मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल इमेजेस के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे। एक थिक ग्लास प्लेट मैं मानूं, ये एक थिक मिरर है, थिक मिरर है, थोड़ा सा हल्का सा थिक है, और उस मिरर पे कोई सामने एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसकी हम लोग देखेंगे जो सेकेंड इमेज है यहाँ पे बनेगी। एक्चुअली उसकी इमेजेस बहुत ज्यादा बनेंगी यहाँ पे, a number of images will be formed जब भी हमारा मिरर थिक होता है। लेकिन जो सेकंड इमेज है that will be the brightest image। उसकी रीजन क्या है that we will see over here। साथ ही साथ में यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी उनकी जो विजिबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन जो सेकंड वाली है will be the brightest one। let us see multiple images in a thick plain glass mirror। और ये सब टॉपिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छे से मन से पढ़ना। अगर मन से पढ़ोगे कंसेप्चुअल टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज इट्स ऑलवेज वेस्ट। ओके, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। in a thick mirror, एक थिक मिरर है तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल इमेजेस, यहाँ पे देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस। मैंने एक ये थिक मिरर ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा थिक मिरर है, और ये जो थिक मिरर है पहला हमारा यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया ऊपर वाला, जहां पे लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। और ये जो सेकंड वाला है इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए।
इससे लाइट रेस आ रही हैं ओब्लिकली थोड़ी हल्की सी। अब लाइट रे आई तो पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है भले ही ये, तो मैंने तुम लोग को बताया था रिफ्रैक्शन हमारे यहाँ कैसा होता है, पार्शियल इज ऑलवेज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो दो चीजें होती हैं एक ही टाइम पे, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहाँ पे 100% लाइट जो आ रही है उसमें लगभग 4%, उसमें लगभग 4 to 5% हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। 4 to 5% हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ पे लाइट बहुत यहाँ पे एनर्जी है और 96% यहाँ पे क्या होगा अंदर, 96% रिफ्रैक्शन होगा। Only 4% reflection occurs over here, and for 96% of the light goes inside the mirror by the phenomenon of diffraction. Light ray को ऐसे जाना था लेकिन it bends towards the light. ये नॉर्मल के साइड हल्का सा बेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे अब इसको अगर मैं बैकवर्ड लाऊंगा यहाँ पे इमेज मेरी A1, सही है ना, ये पहले रिफ्लेक्शन की वजह से ये इमेज जो मेरी यहाँ पे बनी दैट इज A1 रिफ्लेक्शन, A1 हमारी इमेज है। यहाँ से ये देखो ये पहली रिफ्लेक्शन, जो पहला रिफ्लेक्शन होना ना 4% रिफ्लेक्शन जो मैंने लिखा है, तो उसकी वजह से इमेज हमारी बनी A1। यहाँ पे नाम देता हूँ A B C और यहाँ पे B डैश। अब यहाँ पे देखो लाइट आई है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल बनाऊंगा और यहाँ पे लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट यहाँ पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जब लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाया मैंने, यहाँ पे लाइट क्या होगी, वापस ये ऊपर चली जाएगी। जब ये लाइट ऊपर जा रही है, ऊपर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ है, पहला रिफ्लेक्शन तो एक्चुअली 4% वाला रिफ्लेक्शन है, लेकिन जो पहला रिफ्लेक्शन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट, यहाँ पे देखो बी डैश पे क्या होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और कैसा रिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पहला स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। और अगर इसको पीछे रिट्रेस करेंगे, यहाँ पे जो इमेज हमारी बनेगी A2, जो इमेज A2 बन रही है ये सबसे ब्राइट होगी क्योंकि 96% यहाँ पे लाइट आ रही है और पहला स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन यहीं पे हो रहा है। और बाद के जो रिफ्लेक्शंस होंगे यहाँ पे, बाद के जितने भी रिफ्लेक्शंस होंगे उसमें लाइट 96% से कम होगी, और 96% से कम होगी, यानी कि इसके बाद वाले जितने भी रिफ्लेक्शंस होंगे यहाँ पे इमेजेस हम लोग को मिलेंगी A3, A4, A5, वो क्या होती जाएंगी, उनका अपीयरेंस थोड़ा थोड़ा डिसअपीयरिंग होता जाएगा, सही ना, उनका विजुअलाइजेशन कम होगा, कम अच्छे से दिखेंगे। और दिस विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज, A2 is the brightest image because the first strong reflection at the reflecting surface occurs over here, जिसके कारण ये इमेज बनती है। सही है, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब। So the next topic that we have to start is the prism. यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन जो किससे हो रहा था, ग्लास ब्लॉक से हो रहा था, ग्लास ब्लॉक से हो रहा था, और अब यहाँ पे प्रिज्म से हो रहा है। तो मैं पहले प्रिज्म वाला बता दूँ, उसके बाद में डिस्टिंक्शन मैं इसमें बताऊंगा कि प्रिज्म से क्या डिस्टिंक्शन है और ग्लास ब्लॉक से क्या डिस्टिंक्शन है, दोनों में रिफ्रैक्शन से बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम में 1 नंबर का ये आएगा, ये रीजन पूछेंगे तुमसे कि why the second image is always the strongest one, why, तो ये रीजन तुम लोग वहां पे लिख देना, because the first reflection takes place
from the reflecting surface. Okay, now the topic is prism. अगर हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करें तो लोगों ने प्रिज्म देखा होगा। तो प्रिज्म कैसा होता है? यहाँ पे प्रिज्म कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है प्रिज्म हमारा। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 5 प्लेन सरफेस होते हैं, एक नीचे प्लेन सरफेस, एक इधर साइड प्लेन सरफेस, एक इधर साइड, एक नीचे प्लेन सरफेस और एक आगे प्लेन सरफेस। 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं जिनको कंबाइन करके एक हमारा प्रिज्म बनता है। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, and this is also a refracting surface। यहाँ पे ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे अगर करेगा, यहाँ पे जब लाइट आएगी यहाँ पे रिफ्रैक्शन अगर करेगा, तो यहाँ पे जब लाइट आएगी यहाँ पे रिफ्रैक्शन अगर करेगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ये हमारा हो गया। तो ये सब बातें हैं। अब नॉर्मल इसमें कैसे बनता है? ये 90 ये है, तो इस पे 90 कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे। ये मेरा नॉर्मल हो गया, इस पे नॉर्मल कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, सही है। ये मेरा नॉर्मल ऐसे बनेगा 90। तो इसमें अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक कवर करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। Refraction of light through a glass prism। इसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, खाली हम लोग का यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे कोर्स में है और एक फॉर्मूला कोर्स में। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ये मेरा प्रिज्म है, यहाँ पे दिस इज द प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे नॉर्मल इसका क्या हो गया? ये इसका नॉर्मल हो गया, सही है। ये रे ऑफ लाइट आई है, रे ऑफ लाइट आई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है ना हमारी, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, मैंने बताया था दो सरफेस होते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तुमसे बताया ये क्या है? बाहर एयर है ना, रेयर मीडियम है, अंदर कैसा है? ग्लास है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे क्या हो जाएगी? बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बन गया। अब ये रेयर से डेंसर में आया, अब फिर से क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर में आएगा, और डेंसर से रेयर में आएगा तो क्या होता है? लाइट रे ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये यहाँ पे नॉर्मल में होना होगा, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और नॉर्मल से अवे जाएगा, मैंने बताया था जब भी एयर से रेयर से डेंसर और डेंसर से फिर से रेयर होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बिटवीन द नॉर्मल एंड नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, यहाँ पे जो नॉर्मल और ये जो रे है, इस रे को मैंने नाम बताया था तुम्हारा, क्या होता है? इमर्जेंट रे। और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, मैं तुम लोग बताया था ना, जब भी रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल निकलेगा दैट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड द रे दैट इज इमर्जिंग आउट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब निकलना, इमर्जेंस, सही है। यहाँ पे क्या हो गया? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। अगर हम इसको हल्का सा बैकवर्ड ले जाए, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड ले जाए,
इमर्जेंट रे को क्या कर रहे हैं, हल्का सा बैकवर्ड रिट्रेस कर रहे हैं। अगर हम बैकवर्ड इसको रिट्रेस करें, देखना ध्यान से, अगर हम बैकवर्ड इसको रिट्रेस करें तो ये डिविएशन, पहला एंगल ऑफ डिविएशन देखो कैसा था, यहाँ राइट रे को ऐसे जाना था लेकिन ऐसे डिविएट कर गया। तो ये पहला एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 1 और दूसरा एंगल ऑफ डिविएशन ये डेल्टा 1 डेल्टा 2। डेल्टा कैसा बना हो, ये एंगल ऑफ डिविएशन है, ऐसे मैंने बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एंगल ऑफ डिविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन 1, एंगल ऑफ डिविएशन 2 और यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे हमारा है डेल्टा। ये टोटल एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे बनेगा डेल्टा एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। सही है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इट इज बेंडिंग, यानी कि जो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट है दैट एंगल हैज बीन रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। इसको लोग बोलते हैं डेल्टा, DELTA डेल्टा। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन। सही है, तो ये चेंज हमारा आ रहा है इन दी एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। अच्छा, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, खाली इक्वेशन है हम लोग के कोर्स में, तो इक्वेशन हम लोग मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एंड दैट इक्वेशन इज I plus E angle of incidence plus angle of emergence is equal to angle of deviation plus angle of presence। ये मेरे कोर्स में, हम लोग के कोर्स में ये सिर्फ और सिर्फ इसका यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, ओनली द इक्वेशन इज देयर। I angle of incidence plus angle of emergence is equal to angle of deviation plus angle of presence। अच्छा, इतना हमारा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग के कुछ फैक्टर्स आएंगे ऑन विच द व्हाट इज डिपेंडिंग, दिस डेविएशन इज डिपेंडिंग। ये जो डेविएशन है ना, डेविएशन जो हो रहा है, ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है, डेविएशन कई चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे एंगल ऑफ प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है ये। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डिविएशन, पहला हमारा है डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके लेट अस सी। रिफ्रैक्शन वो अगला, ओके, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन था, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का जिसका सिंबल रहा, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला जो फैक्टर है यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे, यहाँ पे अगर हम ग्राफ एक बनाएं, ये ग्राफ हम लोग के कोर्स में एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, वो एग्जाम में 2 से 1 नंबर का आएगा, उनसे कहेगा आई वर्सेस डेल्टा ग्राफ। आई यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ हम लोग ये देखते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। As angle of incidence increases, I am again repeating, as angle of incidence increases, as angle of incidence increases, the value of angle of deviation decreases, and a point, at a point, अगर हम यहाँ देखें, at a point, and at a point, that is at a particular angle of incidence, the value of deviation becomes minimum, and then again with the increase in angle of incidence, the value of angle of deviation increases. I am again repeating, with increase in the angle of incidence, the value of angle of deviation decreases, then at a particular angle of incidence, the value of angle of deviation becomes minimum, and then again with an increase in the angle of incidence, the angle of deviation increases.
यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या है, मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू दो केसेस में होती है। ये किस केस में होगी, व्हेन I is equal to E, angle of incidence becomes equal to the emergence angle, angle of emergence angle। ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब इक्वल होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। और मैंने अभी तुम लोगों को एक चीज बताई थी, I plus E is equal to A plus डेल्टा, बताया था मैंने भी। तो जब ये दोनों इक्वल है तो I plus I कब इक्वल है, जब ये डेल्टा क्या है, मिनिमम है। तो ये क्या हो गया, 2I minus A is equal to the value of minimum angle of deviation। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है हमारी, तो आई की दोनों जगह लिख दिया मैंने, और ये क्या निकल गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस A, यानी कि आई यहाँ पे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन आई एम रिपीटिंग इज इक्वल टू 2I माइनस A व्हेन I इज इक्वल टू A। एक और केस में ये हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन शो करेगा व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे जाती है ना अंदर, ये जो जा रही है, द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है ये, अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है, पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, जब रिफ्रैक्टेड रे हमारी बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द इक्विलैटरल प्रिज्म, तो उस कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ये हमारी हो जाती है। सेकंड फैक्टर, ये जो ग्राफ मैंने बनाया 1 से 2 नंबर का आएगा एग्जाम में, तो मेक इट क्लियर इन योर माइंड, these things have to be clear। if you have any doubt please do call me on WhatsApp। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड फैक्टर जो है यहाँ पे, द सेकंड फैक्टर इज द डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते आ रहे हैं। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म जब भी बोलेगा, मटेरियल ऑफ द ग्लास, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, सही है। तो यानी बात किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज टॉकिंग अबाउट इट्स क्वालिटी। क्वालिटी यहाँ पे किसे डिफाइन करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक तो हो गया। सेकंड यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी पर्टिकुलर लाइट के लिए ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जिस भी पर्टिकुलर लाइट, जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिस भी मटेरियल का यानी कि जिस भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है, ये चीजें हैं हमारे यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, दो अलग अलग तरीके के ग्लास हैं, जिसमें फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं, डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। पहला टॉपिक, सेकंड, थर्ड। अगेन एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। मोर द एंगल ऑफ प्रिज्म, मोर इज द एंगल ऑफ डेविएशन, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड थिंग, डिपेंडेंस ऑफ द डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर किसे एसोसिएट करते हैं हम लोग, उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ से यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग फोर्थ टॉपिक है, थोड़ा मैं इरेज करता हूँ फिर यहाँ पे बताता हूँ। इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा ये था, तीसरा ये हो गया, चौथा फैक्टर मैं ये बताता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे जो चौथा फैक्टर है दैट इज द वेवलेंथ और द कलर ऑफ द कलर ऑफ लाइट। अगर हम बात करें यहाँ पे, सिंपल से दिमाग में एक चीज रखना, रिफ्रैक्टिव, ये क्या है,
is directly proportional to refractive index. Angle of deviation is directly proportional to refractive index, and refractive index is inversely proportional to wavelength. तो इन दोनों को जरा एसोसिएट करो, तो एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, वेवलेंथ रेड की ज्यादा है और वॉयलेट की कम है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डिविएशन कम होगा, यानी कि डिविएशन ऑफ रेड कलर इज लेस देन द डिविएशन कॉज्ड बाय द वॉयलेट कलर. डिविएशन वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है, तभी जो पैटर्न हम लोग को मिलता है प्रिज्म से, जब व्हाइट लाइट हम लोग पास कराते हैं, हम लोग को जो पैटर्न मिलता है उसमें वॉयलेट लाइट सबसे नीचे होती है, तभी सब डिविएशन उसमें सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट लाइट का. तभी विबग्योर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वॉयलेट कलर सबसे नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिविएशन सबसे ज्यादा है और रेड कलर का डिविएशन सबसे कम है. सो दीज वर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से इस चैप्टर को कर लो. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. विल बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट टुमारो.